ये सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम कम्युनलिज़्म के ऊपर पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर के वाया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तक कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और कॉजेज़ ऑफ कम्युनलिज़्म को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद और सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के वायलेंस, इंसर्जेंस, टेररिस्ट, मिलिटेंसी और प्रोटेस्ट, एजिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब टर्म्स के पीछे की कहानियों को अच्छे से समझेंगे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख और सिख मुस्लिम, इन सब के बीच में क्या वायलेंट एपिसोड्स हुए हैं, इनकी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से क्लैशेस हैं, इन्हें भी समझेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम कम्युनलिज्म के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आपके पास किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रीलिम्स या मेंस के आंसर्स करने के लिए कॉन्सेप्चुअल फिनोमिनल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। हमारा कम्युनलिज्म के कॉजेज़ में जो पहला कॉज है, इट इज़ द tendency of the minority. The first cause is the tendency of the minorities. And the tendency में क्या mention है? The elite among the Muslims have failed to generate the appropriate national ethos. चलो ध्यान से देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मेनली अगर आपको कम्युनल वायलेंस नेशनल लेवल पर नज़र आते हैं तो वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में आते हैं। इसलिए ये मजबूरी है कि हमें उनके नाम इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि कम्युनलिज़म हो ना, आप समझ पाएँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, ये दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें कन्फ्रंटेशन हो जाती है। ओके, अब इसमें पहली बात ये कही गई है कि टेंडेंसी ऑफ द माइनॉरिटीज़, तो नेचुरली इन दोनों में से मुस्लिम्स ही माइनॉरिटी हैं। हिंदू और मुस्लिम्स में से मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी, तो इसे माइनॉरिटी ग्रुप कह के पुकारा गया है। और ऐसे में ये कहा गया है कि द एलीट अमंग द मुस्लिम्स हैव फेल्ड टू जनरेट द एप्रोप्रिएट नेशनल ईथोस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कुछ समझना ज़रूरी है आपको। देखिए, भारत में जब मुस्लिम्स का एडवेंट हुआ, द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, तो शुरुआती तौर पे अरबिक मुस्लिम्स आए, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उस समय में जब इंडिया के वेस्टर्न एरियाज़ में मुस्लिम्स की एंट्री हुई, इंडिया के कोर रीजन्स तक वो नहीं पहुँचे। तो उस घटना के कोई बहुत ज़्यादा असर अगर कम्युनल टेंशन्स की फॉर्म में मैं लूँ तो नहीं हुए। सही मायने में जो टेंशन्स क्रिएट हुई वो कब हुई? वो तब हुई जब महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी भारत में आए। इनकी एग्जैक्ट डेट्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सेंचुरी समझ लीजिए। तो देखिए, 10th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, इन द लेटर फेज ऑफ द 10th सेंचुरी, 990 AD के आगे आप ले लीजिए, 990 AD के बाद महमूद गजनवी एंड घोरी के अटैक्स हुए भारत में। लेकिन मेजॉरली ये दोनों ही भारत से किसी न किसी मैनर में वेल्थ ही चाहते थे, तो वेल्थ ही ली गई भारत से। गजनी के अटैक तो मेनली वेल्थ के लिए ही थे, संपत्ति चाहते थे। घोरी के अटैक भी इसी वजह से थे, लेकिन धीरे धीरे घोरी ने यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर लिया। मोहम्मद घोरी ने यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल किया, और एग्जैक्टली किया किसने? मोहम्मद घोरी के जर्नैल कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद से ही 1200 AD ऑनवर्ड्स इंडिया में स्लेव डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो स्लेव डायनेस्टीज़ ने एज अ रूलर इंडिया में रूल किया। इतनी बात समझ में आई? तो आप सही मायने में मुस्लिम शासन, द मुस्लिम रूल का टाइम 1200 से लीजिए, 1200 AD से लीजिए, 13th सेंचुरी। ओके, तो 1200 AD से शासन पहले सल्तनत रूलर्स का रहा, लगभग 300 साल का। सो इनको हम सबको अलग अलग डायनेस्टीज़ को कह देते हैं सल्तनत रूलर्स। ठीक है भाई जशवंत? पहले द स्लेव्स, फिर उसके बाद कौन हो सकते हैं उसके बाद? हाँ भाई, कमल क्या है फ्लो? पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजीज आते हैं, तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, लोधीज आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डायनेस्टीज़ आर एग्जिस्टिंग। हम इन्हें कलेक्टिवली सल्तनत पीरियड कह देते हैं।
द स्लेव डायनेस्टी, दाश वंश, स्लेव्स, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद्स एंड लोधीज ख़त्म हो गए। अब इस्टेब्लिश होंगे द मुग़ल्स। उनके अलग अलग रूलर, जैसे बाबर, उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगज़ेब, फिर उसके बाद कई सारे लेटर मुग़ल रूलर्स। तो आप सिंपल ये मान के चलिए कि लगभग 650 साल का ये मुस्लिम रूल है। इट इज़ द मुस्लिम रूल ऑफ 600 ईयर्स, 650 ईयर्स, 1200 से लेकर के लगभग 1850 तक, 1200 से ऑलमोस्ट 1850 तक, इतना समझ लीजिए आप। 650 साल का सल्तनत ने भी रूल किया और मुग़लों ने भी, लगभग 300 साल। हुआ क्या इस दौरान जिसकी वजह से ये टेंडेंसीज़ क्रिएट हो जाती हैं? देखिए, हुआ ये कि मेजॉरली ये जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं भारत में, आप इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये एक माइग्रेंट के रूप में भारत आए। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनका कहीं कोई एक्सोडस हुआ तो ये वहाँ से आए उस फॉर्म में। जैसे तिब्बतीज़ हैं, लामा हैं, तो तिब्बतीज़ का एक्सोडस हुआ 1950 के बाद, वो भारत में आके बसे, ठीक है। फिर कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो एज अ माइग्रेंट भारत में आके बसे। लेकिन ये जो ग्रुप्स एंटर हुए भारत में, मेनली ये इन्वेजन का रूट अपनाते हैं, यानी कि इन्वेडर की फॉर्म में आते हैं। ओके, आक्रांता, आक्रमणकारी कह लीजिए, या घुसपैठ कर दी, इन्वेजन कर दी, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक फ़र्क है, इन मुस्लिम रूलर्स का बाद में आए हुए यूरोपियंस, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच, ब्रिटिश, सारे आए हैं भारत में। वो यहाँ जब आए तो उन्होंने इंडिया को अपना होम, अपना घर नहीं बनाया। इंडिया की वेल्थ को यूटिलाइज़ किया अपनी होम कंट्री के लिए। बट मुस्लिम्स चाहे किसी भी मैनर में आए, जैसे कि एज एन इन्वेडर ही आए, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पर इस मुल्क को अपना घर बना लिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वेल्थ ले जा कर के वहाँ लगाई गई। ये किन्होंने लगाई? मैंने बताया, महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी। वो यहाँ आए, पैसा ले गए, अफ़गानिस्तान वापस गए। गजनवी ने गजनी में लगाया, घोरी ने घोर में लगाया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रहा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका जवाई इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना, फिर बलबन, ये सारे इस तरह से यहीं पर रहे। ये यहीं के शासक थे, यहाँ का पैसा यहीं उपयोग हुआ, यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड की इन्होंने। तो मुस्लिम्स इस तरह से यहाँ पे स्थापित हो गए। इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, जब हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो क्या मतलब इस बात का, जब हम कहते हैं कि एज एन इन्वेडर वो आए। देखिए, हमने एक रिलीजन की बात की। जो भारत आया वो तो एक कम्युनिटी थी, अफ़गानिस्तान की रहने वाली कम्युनिटी। एथनिकली हो सकता है वो तुर्क हों, ज्योग्राफिकली हो सकता है वो अफ़गानिस्तान के रहने वाले हों। समय आगे बदला, हो सकता है सेंट्रल एशिया के लोग आए हों, जैसे उज़्बेकिस्तान से। वहाँ से निकल के कौन आ रहा है? द मुग़ल्स। तैमूर वहीं का ही था। समरकंद एक इम्पॉर्टेंट एरिया है उससे जुड़ा हुआ, उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहाँ आज भी मौजूद है। तो देखिए, मेजॉरली हम ये कहते हैं कि तुर्कों का शासन हो गया भारत पे। एथनिकली देवर तुर्क। कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा है, कोई उज़्बेकिस्तान से आ रहा है। हम एक कल्चरल ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो भारत आ रहा है वो एक कल्चर आ रहा है। एक मुस्लिम लड़ाका जब आ रहा है, एक मुस्लिम व्यापारी जब आ रहा है, एक मुस्लिम प्रीस्ट जब आ रहा है, वो सिर्फ एक लड़ाका या एक प्रीस्ट या एक व्यापारी नहीं है। वो अपने साथ एक संस्कृति ला रहा है, इस्लाम की संस्कृति। एक कल्चर लेकर के आ रहा है, दैट इस्लामिक कल्चर। और ये इस्लामिक कल्चर कहाँ आ रहा है? जिस लैंड पे हज़ारों वर्षों से नॉन इस्लामिक कल्चर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, इंडियन लैंड। देखो, ये ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस गए और उन्हें पहली बार एक ऑस्ट्रेलिया मिला और वो ऑस्ट्रेलिया में बस गए, उन्हें पहली बार एक न्यूजीलैंड मिला, बस गए ना। उन लैंड पे बहुत सीमित मात्रा में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी, जो कि खुद 400 या 1000 साल पहले ही वहाँ पहुँची थी। लेकिन भारत हज़ारों वर्षों पुरानी एक संस्कृति के रूप में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल ग्रुप्स इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। अ लॉन्ग प्रैक्टिस्ड कल्चरल हिस्ट्री थी इंडिया की। ऐसी कल्चरल सेटिंग में, ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि कम्युनलिज्म हवाई सा ना समझ आए, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ वॉर बिटवीन डिस्टिंक्ट कल्चरल इंटरेस्ट।
And ultimately, if we are failure to develop their common interest as a national forces, these communal strifes will continue. ये जंगें जारी रहेंगी ऐसे ही, ये खत्म नहीं होने वाली. आगे आगे तो रिसोर्सेज और घट रहे हैं, पानी घट रहा है, जमीन घट रही है, हवा दूषित हो रही है, जंगल घट रहे हैं, तो और बढ़नी है, क्योंकि रिसोर्सेज फॉर कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज और बढ़ेंगे. और जब रिसोर्स के लिए कंपटीशन बढ़े, ऐसे में जितने दूसरे जख्म हैं या जितनी दूसरी विरोधी एलिमेंट हैं वो बार बार एक्टिवेट होते रहेंगे. आप अपने घर पे आजमाइए. आप अपने घर में किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, थोड़ा आपने किया है, दोनों ने, पर किसी ग्राउंड पर आप कॉमन एक दूसरे के साथ सहमत है, जी रहे हैं, लेकिन उस पर जैसे लड़ाई होगी आप हैरान हो जाएंगे. लड़ाई मौजूदा पॉइंट पे हुई है, लेकिन याद सब कुछ पास्ट का किया जाएगा. तूने तब ये बोला था ना, तू 4 साल हो गए तेरे को मेरे खिलाफ ये माहौल बनाते ना, तू ही था ना उस दिन शादी में जिसने मेरी ये बेइज्जती की थी. पास्ट सब निकल आता है. तो जिन दो कल्चरल ग्रुप्स में इतनी डिस्टिंक्शंस हैं, जिनके साथ पास्ट में आपस में इतने एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड एसोसिएटेड हैं, उनमें अगर कहीं रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई हुई, जैसे कि नौकरियों में कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन नहीं, ट्रेड एंड बिजनेस में कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन नहीं, पॉलिटिक्स में कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन नहीं, एजुकेशन में कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं. इनको लेके जब इनमें लड़ाई होगी तो फिर वो जो इनकी डिस्टिंक्शंस हैं वो हमेशा ऑपोजिशन के रूप में आ जाएगी. तो एक कल्चरल सेटिंग है, इसे गोले को एक कल्चरल सेटिंग मानो, इट्स अ कल्चरल सेटिंग दैट इंडिया. इसमें एंट्री हो गई एक और कल्चरल सेटिंग की, ये डिस्टिंक्ट कल्चरल सेटिंग इन अ लार्जर कल्चरल सेटिंग. तो ये बड़े कल्चर के बीच एक और कल्चर आ गया. क्योंकि तादाद में कम है इसलिए मैं उन्हें गोले में छोटा दिखा रहा हूँ. अपने आप में हो सकता है वो अपने आप को बड़ा गोला माने, क्योंकि उनका कल्चर कई एरियाज में स्प्रेड था. ऐसे में जब भी इन्वेडिंग कम्युनिटीज़ आती हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड इनसिक्योरिटी रहती है एग्जिस्टिंग कल्चरल ग्रुप्स को लेकर के, कि ये एग्जिस्टिंग कल्चरल ग्रुप हमसे डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो नेचुरली हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा. इसीलिए जब मुस्लिम्स आए शुरुआत में तो उन्होंने जिन लोकेशंस को प्रेफर किया रहने के लिए वो मेजॉरली सिटीज़ थी, अर्बन एरियाज थे, और इसलिए वो जहाँ रहे हैं वो मेजॉरली किलेबंदियों में रहे हैं, द गैरिसन फोर्ट्स, हेविली गैरिसन्ड फोर्ट्स. तो उन्हीं के अंदर उनकी ज़िंदगी थी, उनके बाज़ार अंदर ही लगते थे, सब रहन सहन अंदर था, वो गाँवों में नहीं बसे हैं. तो मुस्लिम्स के साथ एसोसिएटेड ऑल द मेजर सिटीज़ आर देयर. आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे. ओके, तो गंगा के लैंड वर हिस्टोरिकली ऑक्यूपाइड बाय द नॉन मुस्लिम कल्चर्स, यू कैन कॉल देम द हिंदू कल्चर. तो इसलिए यमुना वॉज वेकेंट, तो दे हैव ऑक्यूपाइड द स्पेसेस अराउंड द प्लेसेस अराउंड द यमुना. तो इसलिए हम दोनों नदियों को दो संस्कृतियों से भी जोड़ते हैं, द गंगा यमुना संस्कृति. इफ़ यू वांट टू विजिट दिस, सिंपली गो टू द उत्तराखंड वाया पाउंटा साहिब, देयर इज़ अ यमुना. तो यमुना के किनारे किनारे आगे पूरा जाना सारा देहरादून तक, देखना पूरे गांव विलेजेस क्या नाम है उनके, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, फिजिकल एक्सपीरियंस क्या है. इट डोमिनेटेड लैंड बाय मुस्लिम्स अराउंड द यमुना, एंड गो अराउंड द गंगा, द डोमिनेटेड लैंड बाय द हिंदूज. ओके, सो भाई, तो एक कल्चरल ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक नया कल्चरल ग्रुप आया है, वो इस कल्चरल ग्रुप से खुद को थ्रेटेंड फील कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, तो खुद को वो प्रोटेक्शन में रखेगा, गैरिसन के फोर्ट्स में रखेगा, हथियारों का प्रयोग होगा. लेकिन इस कल्चरल ग्रुप को सरवाइव करना है. जैसे आपके खेतों में किसी तरह से कोई जो फसल आपने लगाई है उसके अलावा कोई ग्रास या कोई इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ प्लांट एंटर कर जाए, अब उसे सरवाइव करना है. तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है माइग्रेंट जो होते हैं या जो इन्वेडर होते हैं वो वहाँ के ऑलरेडी रह रहे लोगों से पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अपने लिए ग्रास रूट लेवल से अर्न करना है. आज भी मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में आप पुराने रह रहे हैं, आप बड़े ठंडे पड़ चुके होंगे, लेकिन नया नया आदमी जो कोई दूसरे स्टेट से आएगा आपकी कॉलोनी में, आप उसे ज़्यादा विगरस, कॉलोनी के हर मामले में ज़्यादा शिरकत ले करेगा आगे बढ़ के, क्योंकि उसे अब नाम बनाना है कॉलोनी में. ज़्यादा फर्नीचर, ज़्यादा सामान, हाथ पाँव ज़्यादा मारता दिखेगा, दिन त्यौहार भी ज़्यादा मनाएगा, बर्थडे. आप तो बोर हो गए बर्थडे मना के बच्चों के, लेकिन वो इन्विटेशन देगा आपको ज़्यादा कि आइए. इट्स अ मोर विगरस, ज़ील भी हाई है, क्योंकि अपने आप को इस्टेब्लिश करना है. इट्स द सेम विद द
न्यू ग्रुप, द इन्वेडिंग ग्रुप, और यू कैन से द माइग्रेंट ग्रुप, एनीबडी, तो उनको चाहिए अपनी पहचान बनानी है, यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए. नाउ द बोथ द कम्युनिटीज आर फाइटिंग फॉर द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज. दोनों सेम रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज वर लिमिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्यों? जो वही ट्रेड रूट है, वही ट्रेड भी है, व्यापार भी वही है. नदियाँ, सिंचाई के क्षेत्र, अच्छी भूमि, खेती लायक, सब सीमित है. और ऐसे में एक कल्चरल ग्रुप आया ही नहीं, साथ में उस कल्चरल ग्रुप ने अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इस्टेब्लिश कर ली है. मतलब अब खेती आप करते हैं, उससे कर वो वसूलता है, खेती के नियम वो बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स वो बनाता है, पॉलिटिक्स वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो पॉलिटिकली विनर हो गया ना आपकी कंट्री में. जब मैं कह रहा हूँ इन्वेडर के रूप में सत्ता स्थापित कर ली, मतलब विनर वही. पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद घोरी जीत गया सेकंड बैटल ऑफ तराई में, और इसी के साथ साथ दिल्ली और बाकी क्षेत्रों में चाहमानों का कब्जा खत्म हो गया, चौहानों का, और सत्ता स्थापित हो गई घोरियों की और उसका जर्नैल कुतुबुद्दीन ऐबक. तो भाई इसके मतलब ये है कि पॉलिटिकल कंट्रोल चला गया है उनके पास. अब कल्चरल लेवल पे तो आप कल्चर वन, द प्री एग्जिस्टिंग कल्चर बिफोर द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम, द कल्चर वन, एंड द कल्चर ऑफ मुस्लिम द कल्चर टू. कल्चरली अगर आप दोनों ही लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे हो कि वो भी कल्चर सिंपल कल्चर, आप भी हैं, दोनों के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, देन इट इज एट डिफरेंट लेवल. बट कल्चर टू जो है द मुस्लिम्स, दे आर पॉलिटिकल मास्टर्स एज वेल, उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी है. तो तेजी से वो उन पॉलिटिकल प्रोविजंस को यूटिलाइज करेंगे अपने कल्चरल एलिमेंट को फैलाने के लिए, कल्चरल एलिमेंट्स को फैलाने के लिए. और जब पॉलिटिकल कंट्रोल उनके पास, सारे प्रोविजंस अब उस कल्चर को फैलाने के लिए हो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करने के लिए हो रहे हैं. अब एग्जिस्टिंग कल्चर थ्रेटेंड है. अब एग्जिस्टिंग कल्चर खुद को पा रहा है कि आई एम वी आर इनसिक्योर, हमें नुकसान हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं. और ये कैसे फैलता है अभी समझाऊंगा, सब कुछ होगा इसमें. इस मैनर में दो कल्चर अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए बाय डिफॉल्ट ही एक दूसरे के ओपोनेंट हो रहे हैं. दे आर बाय डिफॉल्ट ओपोनेंट इस कॉन्सेप्ट के वाया जाए तो, क्योंकि बोथ आर ट्राइंग टू ग्रैब द रिसोर्सेस अल्टीमेटली टू एनरिच, टू सपोर्ट, टू सस्टेन देयर कल्चर. आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. सपोज देयर इज अ रूलर दैट इज एम, दैट इज मुस्लिम. वो मुस्लिम रूलर इतनी लार्ज पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकता है सिर्फ एज अ वॉरियर, एज अ पॉलिटिकल पावर. कितने दिन तक? तलवार के दम पे. तो हमेशा जो भी रूलर होता है, जो भी कम्युनिटी सत्ता में होती है, उसकी कोशिश क्या होती है कि जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है और जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस है, इन पर हमारा रंग चढ़ जाए, यानी कि हमारे वाले सोशल इंस्टीट्यूशन डोमिनेंट हो जाए. जिसके तहत मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं. तो कोशिश ये की जाती है कि सिस्टम ऑफ स्कूलिंग वो हो जो हम प्रेफर करते हैं. तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज हो जाएगा, सिस्टम ऑफ स्कूलिंग चेंज हो जाएगा. अचानक से शहरों से हिंदू सिस्टम ऑफ लर्निंग, हिंदू सिस्टम ऑफ स्कूलिंग को पैट्रोनेज मिलनी बंद हो जाएगी. ग्रांट, लोन, समर्थन, बिल्डिंग, जगह किसको मिलनी सपोर्ट शुरू हो जाएगी? इस्लामिक सिस्टम ऑफ लर्निंग, मुस्लिम सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, टीचिंग, लर्निंग, मुस्लिम टीचर्स, उसे लर्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी. अचानक से हिंदू इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, द पैलेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप धीरे 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 घटाए जाएंगे, लैंड कम दिया जाएगा, ग्रांट नहीं दी जाएगी, और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, उनका फुटप्रिंट बढ़ना शुरू हो जाएगा. तीसरा, लोगों के अंदर, घरों के अंदर हिंदू रिलीजन धीरे धीरे रिसीड करेगा, इस्लामिक रिलीजन पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि प्रोसेलिटाइजेशन होगा, धर्म परिवर्तन. तो व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए धर्म का परिवर्तन होगा, और इसके पीछे कई सारी ड्राइविंग फोर्स होंगी. एक ड्राइविंग फोर्स होगी थ्रेट, डर, जान बचानी है तो अपनाओ. दूसरी ड्राइविंग फोर्स होगी हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस. तीसरी ड्राइविंग फोर्स होगी हाई लेवल ऑफ प्रिविलेजेस. तो अगर आप या तो डर से धर्म परिवर्तन करो, या टैक्स के बर्डन से बचने के लिए करो, या कई तरह के लाभ कमाने के लिए बदलाव करो. और तीसरा, फॉर योर सेल्फ एग्जिस्टेंस आप हैवी टैक्स फिर पे करो. अगर अपनी तीर्थ यात्राएं करनी है, अपना धर्म अपनाना है, अपने ही रूप में रहना है, तो फिर ये सारे ब्रंट हैं, बियर करो, ये सब दो. तो तीर्थ यात्राओं का महसूल चार्ज करना,
आई बात समझ में? जजिया, आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको जजिया देना पड़ेगा। क्योंकि एक नोशन ये थी कि जब ये मुस्लिम रूलर यहाँ पर आया, किसी भी लैंड पे जाएंगे, जब देखो एक लैंड मत समझो, किसी भी, और यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट मत समझो, इट इज़ ऑलमोस्ट कॉमन विद ऑल द इन्वेडर्स। वो कोई भी हुआ है, इस बात को ध्यान में रख लेना आप, ठीक है? हम तो केस स्टडी में भी समझा रहे हैं मुस्लिम, इसलिए वर्ड आ रहा है, और हम इतिहास में जाके बात कर रहे हैं, ठीक है, आज के मौजूदा भारत की नहीं। तो अब जब वो यहाँ पर इन्वेड करके आए हैं, तो ये जो लैंड है, इस लैंड पे पहले से जितने भी लोग बस रहे हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि नॉन मुस्लिम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो सारे जिम्मी हैं, ऑल वर जिमीज। क्या 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 पुकारा जाता है उन्हें? जिमी। तो अब जिम्मियों को अगर मुस्लिम सरपरस्ती में आगे बढ़ना है, जीना है, तो जिम्मी जजिया देंगे। जिम्मी क्या देंगे? जजिया, वो देना पड़ेगा। अब इससे क्या फीलिंग आती है देखो। अब आप पूछेंगे सर इतनी बड़ी क्या बात है? लुक, अंडरस्टैंड, देयर इज अ वन सिंगल रूलर, like today there is a one president of India. Under that president, all the Hindus, all the Sikh, all the Muslim, all the Buddha, all the Jain, all the Christian, all the Parsi, they are not paying any tax to practice their culture, custom, manner. All are equal, all are similar level citizen. Nobody is second rank citizen. But suppose the ruler is the Muslim. The Muslims are not paying any tax to execute their cultural practices, but non-Muslims को टैक्स देना पड़ रहा है. It means under the eye of the law, under the eye of the ruler, you are somewhere the degraded native, the degraded citizen, the second rank citizen. That's why you both are not at par. अब दोनों का समान स्तर नहीं है राज्य की दृष्टि में. आई बात समझ में? राज्य एक संस्कृति, एक धर्म, एक कॉन्सेप्ट को तो पोषित कर रहा है, पर दूसरे को पोषित नहीं कर रहा है. इवन राज्य ये कह रहा है आपसे, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेट ये कह रहा है, दिस इज द स्टेट, द होल सिस्टम ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, द इंस्टीट्यूशंस हु प्रिपेयर द रूल एंड रेगुलेशन, एंड द पीपल दोज हु आर होल्डिंग द ऑफिसेस, इन सबको मिला के बनता है एक राज्य. तो एक दो स्टेट है, वो ये कह रहा है कि आप लोग अपना रिलीजन, अपनी प्रैक्टिसेस इसलिए फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि बीइंग स्टेट हमने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो आपको प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा. जजिया वाज दैट टैक्स. ओके, इसीलिए ये जो कल्चरल ग्रुप है द मुस्लिम्स, और ये जो कल्चरल ग्रुप है द हिंदू, ये दोनों सेम रैंक के सिटीजन हैं. ये प्रूव करने के लिए अकबर ने तीर्थरास्त्रा महसूल भी रद्द कर दिया था, जजिया टैक्स भी ख़त्म कर दिया था. उसने ये मैसेज स्प्रेड किया था कि मेरी सारी प्रजा सेम है, माई ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम, कोई भी प्रिविलेज्ड नहीं है और कोई भी अनप्रिविलेज्ड नहीं है. तो ये उसके बड़े कदम थे. कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ष में उसने तीर्थ यात्रा महसूल ख़त्म किए और किस वर्ष में उसने ये ख़त्म किया. और कई सारी किताबों में ये मेंशन है कि कई तरह की धार्मिक स्वतंत्रताएं उसने अपनी पत्नियों को भी दी हुई थी. आई बात समझ में? ये बताने के लिए कि आपका धर्म, आपकी मान्यता उतने ही मजबूत और पवित्र हैं जितनी मेरी धर्म और मान्यता है. आप ये प्रैक्टिस कर सकती हैं. लेकिन उसके पहले तक ये चीज़ें उतनी मजबूत नहीं थी. टेक्निकलिटी आप समझ पा रहे हैं कि कोई कल्चरल ग्रुप आया है, उसे रिसोर्सेज कैप्चर करने हैं, उसे लोगों को, और रिसोर्सेज मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज? देयर इज अ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप्स. कौन कर रहा है खेती? सपोज द नॉन मुस्लिम खेती करेगा, फसल उगाएगा, तभी ये ज़मीन, ये लैंड रिसोर्स कहलाएगा ना. अगर वो खेती छोड़ देगा तो ये रिसोर्स कहाँ से हो जाएगा? अब टू प्रमोट प्रोग्रेस फ्लरिश द मुस्लिम कल्चर, रूलर मुस्लिम समाज का है, उसे इस लैंड को एज अ रिसोर्स कंट्रोल करना है, तो वो इससे क्या जनरेट करेगा? रेवेन्यू, दैट इज़ टैक्सेस. लेकिन ये रेवेन्यू लोग देते रहें और लोग खेती बाड़ी चुपचाप से करते रहें और राज्य के विरोधी ना हो. ये तीन चीज़ें इंश्योर करनी ज़रूरी है. इसके लिए क्या ज़रूरी है? धीरे धीरे लोगों के बीच, समाज के बीच उन मान्यताओं का फैलाव करो, उन कॉन्सेप्ट और कल्चर का फैलाव करो जो हमारी संस्कृति और हमारे समाज से जुड़ी हुई है. मतलब हम उन लोगों में एलियन बन के रह के लंबे समय तक उनसे काम नहीं ले सकते.
आई बात समझ में? इसी के लिए धर्म परिवर्तन होते हैं, इसी के लिए कई तरह की ब्रांचेस, जैसे मैं आपको बता दूं तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो सूफीज़ हैं, अक्सर ये माना जाता है कि जो सूफीज़ हैं उनका इस तरह का कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं रहता, बट सूफियों की कई ब्रांचेस हैं जो पॉलिटिकली एसोसिएटेड थी, जिन्हें के पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। लेकिन ओवरऑल सूफियों ने मुस्लिम रूलर्स की काफ़ी बड़े पैमाने पर इनडायरेक्टली इस मैनर में हेल्प कर दी कि जिन गाँव के इलाकों में जिन संस्कृतियों तक रूलर्स इस्लाम को नहीं पहुंचा पाए, उसकी सॉफ्ट साइड, उसकी ऑल इनकम्पैसिंग साइड को प्रोक्लेम करके सूफियों ने इस्लाम लोगों तक पहुंचा दिया। तो इसलिए कई लोग इन्हें मिशनरी के रूप में भी देखते हैं कि गांव-गांव तक सूफ़ी लेकर के, तो सूफियों की जो खानकाहें हैं, सूफियों की जो आगे जाकर के उनकी जितनी भी कब्रें बनी, उनकी इंपॉर्टेंट जगहें, प्लेसेस बनी, हिंदू मुस्लिम्स इक्वली रेवर करते हैं उसे। बराबर वहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया हैं, बराबर लोग वहाँ जा कर के माथा टेकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक बैरियर था बिटवीन द टू डिफरेंट कल्चर्स, उसे ब्रेक करने में सूफियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन बाय एंड लार्ज तभी तक एक कल्चरल ग्रुप सत्ता में तब शांति से बना रह सकता है जब लार्जर कल्चरल ग्रुप उसकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर ले, और सेकंड एलिमेंट वो उसकी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के साथ फैमिलियर हो जाए और अबाइड करना शुरू कर दे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भारत आने के बाद, भारत में स्थापित होने के बाद तेज़ी से भारतीय रीति रिवाज और मान्यताओं में बदलाव लाने शुरू किए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं खुद को यहाँ पर इस क्लास का मास्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो, और तुम सारे मान लो स्टूडेंट हो। कहने से मैं मास्टर नहीं हो जाऊँगा, लेकिन मैं जो नियम कानून और रूल रेगुलेशन बनाऊँ, अगर उन्हें तुम नित्यनेम पालन कर रहे हो, फिर मैं मास्टर हो जाता हूँ। तो कोशिश हमेशा किस बात की, जो रूलर होता है वो कोशिश हमेशा क्या करता है, उसके बनाए नियम कानूनों की लोग पालना करें, तब अल्टीमेट अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है। इसे कहते हैं लेजिटिमेट अथॉरिटी। और नियम कानूनों की पालना लोग तभी करते हैं जब उन नियम कानूनों को जानने लगें, समझने लगें, उनसे अपना सरोकार समझने लगें, और ये देखने लगें कि इन नियम कानूनों से हो सकता है कुछ लाभ हमारे भी हैं। तो ऐसे में मुस्लिम रूलर्स ने इस्टेब्लिश किया कि हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, हमने आप इंडिया में आकर के स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। डिफरेंट राजपूत रूलर्स आपस में लड़ रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी। मुस्लिम रूलर्स ने ये इस्टेब्लिश किया कि हमने दुनिया के साथ आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्टैक्ट मुस्लिम रूलर्स के राजपूत रूलरों के समय टूट गया था, हमने री इस्टेब्लिश कर दिया। मुस्लिम रूलर्स ने कहा कि आपकी कंट्री में जो नॉलेज की ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई थी, हमने वो नॉलेज की ग्रोथ वापस से इंड्यूस करा दी है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने री इंड्यूस की, पर्शियन व्हील से लेकर के पेपर तक हम सब चीज़ें लेकर के आए हैं, और अब आपका आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके आने से स्थापित हुई। आई बात समझ में? और देश भर को एक कंसोलिडेटेड रूल मिलना शुरू हुआ। इसके पहले क्या हो रहा था, अलग अलग राजपूताना वॉरियर्स में ये बटा हुआ था सारा सिस्टम, दक्षिण अलग उत्तर अलग। लेकिन फिर मुस्लिम रूलर्स ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कैंपेन किए और सारे सिस्टम को एक यूनिफाइड रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर लाने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनसे इंडिया को कई तरह के बेनिफिट्स भी हुए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सारी चीज़ें भी हुई। और दूसरी तरफ मासेस ने देखा कि स्टेबिलिटी आ गई है, पीस आ चुकी है, खेती करो, हमें टैक्स ही देना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी खेती करो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान दो। ये तमाम चीज़ें एक शासक अपनाता है, लेकिन शुरुआत में उस शासक को हमेशा किसकी सपोर्ट चाहिए? उसके साथ जो लोग आए हैं। कौन आए हैं? जो उसके साथ आए हैं। उसके साथ जो लोग आए हैं वो कैसे खुश होंगे? उन्हें खुश करने के लिए क्या ज़रूरी है? राजा को हमेशा दिखाना है कि मैं तुम्हारा लॉयल हूँ। इसके लिए अपने कल्चर की ध्वज को, अपने फ्लैग को ऊपर उठाओ, ऊंचा रखो, अपने मॉन्यूमेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ऊंचा बनाओ, ऊपर रखो। जो सामने वाले कल्चरल ग्रुप्स हैं, अगर वो हमारी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उनमें जितने भी एलिमेंट ऑफ प्राइड, जितने भी एलिमेंट ऑफ डिग्निटी, जितने भी एलिमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हैं, उन्हें डिवास्टेट कर दो। उनके प्राइड, उनकी डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े हुए एलिमेंट्स को डिवास्टेट कर दो। और वो कैसे हो सकता है? आपकी आइडेंटिटीज़ को स्ट्रिप डाउन कर दो। आप एक सिर्फ जानवर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। फिर आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रिप डाउन करने का तरीका क्या है? आपके रीति रिवाजों को बदल दिया जाए, आपको उन्हें प्रैक्टिस करने से रोका जाए, आपके नॉलेज सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए, उन इंस्टीट्यूशंस, उन लाइब्रेरीज़, उन टेक्स्ट, उन बुक्स को जला दिया जाए जिसके वाया आपकी कल्चरल हेरिटेज आप अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करने वाले थे। आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रोका जाए, आपको ख़त्म किया जाए, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप को किसी भी तरह से तोड़ा जाए, ध्वंस किया जाए और उन पर अपनी इमारतें खड़ी की जाएं। ये तमाम तरह की प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जो भी धर्म से जुड़े हुए इन्वेडिंग ग्रुप्स पहुँचे हैं दूसरे मुल्कों में, उन्होंने ये किया है।
ये मैं आपको बता दूं, चाहे पहले से इमारत हिंदू की हो, बुद्ध की हो, जैन की हो, या फिर किन्हीं ट्राइबल सोसाइटीज़ की हो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सारी दुनिया में सारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम रिलीजन्स ने ट्राइबल्स के साथ ये नहीं किया? आज यदि एक सिख एक मुस्लिम से बात कर रहा है, एक हिंदू मुस्लिम से पूछ रहा है, तो उसे ये जरूर चुभ रहा होगा ये सोच करके कि हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप इतिहास में आपने ध्वंस किए। तो सबसे ये एक सवाल है, आदिवासी समाज की संस्कृति कहाँ गई? क्या यूरोपियन कॉलोनलिस्टों ने अमेरिका से पूरी तरह से, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से आदिवासियों का सुपड़ा साफ नहीं कर दिया? आज कहाँ है ट्राइबल सोसाइटी? देवर डोमिनेंट। मायन पीपल कहाँ गए? इंकास कहाँ चले गए? किसने खत्म कर दिया उनको? साउथ ईस्ट एशिया से सारी डाइवर्सिटी किसने वेनिश कर दी? पूरी सोसाइटी एनिमिस्ट थी। आज चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तिब्बत, चारों तरफ धमाका है बुद्धिज्म का। पहले बुद्धिज्म ही था यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनिमिज्म था, चाहे मंगोलिया विजिट कर लीजिए, वो सारे एनिमिस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ चली गई? खत्म हो गई। तो देखिए, जो भी कोई एक नया कल्चरल ग्रुप आता है, अपने साथ जो वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाता है, पुराने कल्चरल ग्रुप से जुड़ी इमारतें, उससे जुड़े ग्रंथ, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ध्वंस हो जाती हैं और नई खड़ी हो जाती हैं। यही पुराने और नए के बीच की कन्फ्रंटेशन का कारण बनता है। दैट्स ऑल। अब उसमें डिपेंड करता है कि पुराना गुट नए गुट में कितना बदल गया या कितना बाकी बचा है। अब पूरी पृथ्वी पर आदिवासी समाज बहुत सीमित है, फिर उसने मॉडर्नाइज नहीं किया खुद को, फिर वो बहुत आइसोलेटेड पॉकेट में रहता है, तो उस पर हुए अत्याचार इतने रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन जो कम्युनिटीज़ आज संख्या वाइज डोमिनेंट है, फिर मेन स्ट्रीम हो गई हैं, तो उन पर हुए सभी तरह के अत्याचार रिपोर्ट होते हैं। गुस्सा है, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी से मत हटिए। पृथ्वी पे ये हुआ है। मंगोल जब ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़े, रास्ते में आने वाली तमाम संस्कृतियों का क्या किया उन्होंने? मैं आपसे पूछता हूँ, रशियंस ने जब यूएसएसआर स्थापित किया, तमाम अलग अलग संस्कृतियों का क्या किया उन्होंने? मुझे बताइए। बाइजेंटाइन एम्पायर जब एक्सपैंड हुआ, तो उसने अलग अलग संस्कृतियों का क्या किया? चलो छोड़ दो, रोमन एम्पायर जब 3 कॉन्टिनेंट में एस्टेब्लिश हुआ, उसने अलग अलग संस्कृतियों का क्या किया? तमाम दुनिया भर में जो भी एक कल्चरल ग्रुप होता है, जब उसका पॉलिटिकल एक्सपेंशन होता है, दूसरे क्षेत्रों में जाता है, तो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो अल्टीमेटली हैम्पर होते हैं, उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिवास्टेट किए जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। सिंपल। भारत में जब अलेक्जेंडर आया नॉर्थ वेस्ट पे, तो उसने क्या किया? हमें ये जानना जरूरी है। भारत में ही जब बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? ये भी जानना जरूरी है। तो ये होता है, हमें इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, सिर्फ 2 या 3 कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। इट हैपन्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि एक कल्चरल ग्रुप ये प्रयास करता है कि मेरे साथ खड़े लोगों का प्राइड ज़्यादा ऊंचा हो जाए, और वो तभी होगा कि जब उस ग्रुप से जुड़ी हुई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स लार्जर देन द लाइफ स्केल पे मनाए जाएंगे। इसलिए तेजी से स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं, किताबें छापी जाती हैं, लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, और तेज़ी से उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल डोमिनेट किया जाता है। जो उनके रिलीजियस गुरुज, टीचर, गॉड रहे हैं, उनके तेज़ी से बुत बनाए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मतलब हम किसी जोग्राफिकल लैंड मास को, इसको लाइन को समझना, हम किसी जोग्राफिकल लैंड मास को अपने कल्चरल इम्प्रिंट से भर देना चाहते हैं। मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को सांस्कृतिक इकाई बना देना चाहते हैं। जैसे ही आप इस मोहल्ले में पहुंचे, तो आप मोहल्ले क्या कहते हैं? अरे यहाँ पे लगता है सिख बड़े डोमिनेंट हैं, अरे यहाँ पे तो लगता है हिंदू बड़े डोमिनेंट है, मुस्लिम। कैसे बोला? गुरुद्वारे देख के। कैसे बोला? मस्जिदें देख के। कैसे बोला? मंदिर देख के। तो हम जिस भी किसी लैंड पे जाते हैं, वो मियरली एक जोग्राफिकल बॉडी एंटिटी है, हम उसे अपने कल्चरल कलर से भर देना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है वो सारे फिजिकल एक्सप्रेशंस उस ज़मीन पर खड़े कर देना जो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यही हुआ, तमाम यही चीज़ें हुई। तो बुद्धिज़्म से जुड़ी, जैनिज़्म से जुड़ी, ब्राह्मणिज़्म, हिंदुइज़्म से जुड़ी जितनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जितने इंपॉर्टेंट टीचर्स, सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। इससे एक परमानेंट एनिमोसिटी क्रिएट हुई। आई बात समझ में? एक परमानेंट एनिमोसिटी। तो शुरुआती तौर पर एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा खुद को सर्वाइव कराने की मजबूरियों ने, खुद की कल्चर को प्रॉस्पर करने की उसकी ज़रूरतों ने, दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करने की उसकी उस नीड ने उस समय में जो कंडक्ट किए, अब वो यहीं पे बस गए। एक समय के बाद कई फोर्सेस ने वर्क किया कि ये आपस में इंटरमिंगल हो जाएं,
आपस में घुल मिल जाएं, मिली जुली संस्कृतियां पैदा हों। कल्चरल फ्यूजन के कई एलिमेंट एम्फेसाइज भी किए गए हैं, कई एलिमेंट एम्फेसाइज किए गए। आज मुसलमानों में कई वो तमाम प्रैक्टिसेस हैं, उनकी भाषा में तमाम वो शब्द हैं, उनकी आर्किटेक्चर में तमाम वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने पहले भारत में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उनसे गेन की हैं। और आज इंडियन आर्किटेक्चर में जो हिंदू एलिमेंट है उसमें तमाम वो चीज़ें डोमिनेंट हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से आई हैं। चाहे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे वो राग हों, म्यूज़िकल रागास, चाहे वो लैंग्वेज की बात कर लें, चाहे वो आप स्क्रिप्चर्स की बात कर लें, टेक्स्ट की बात कर लें, तमाम चीज़ों में आपको इस्लामिक कलर दिखेगा। तो दोनों मिलकर के एक मिला जुला संस्कृति भी बनाई। तो अक्सर लोग इस बात पर एम्फेसाइज करते देखेंगे जो भारत की एकता पर बात करेंगे कि मिली जुली संस्कृति पर फोकस किया जाए। लेकिन ऐसे में जब जब आप में किसी तरह की कोई डिसेंशंस क्रिएट होंगी, पास्ट में कमिट हुई ये सारी चीज़ें जो उस समय के मुताबिक आपको जायज़ लग रही थी, आने वाले समय में, मौजूदा समय में वो नासूर बन जाती हैं। यानी कि दो हार्मनी क्रिएट करने में वो बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट है, दोज थिंग्स। ऐसे में ये चीज़ें पहले से ही एज एन एंटागोनिज्म एग्जिस्ट तो कर रही थी। यूरोपियंस ने इसको यूटिलाइज किया। यूरोपियंस जब भारत आए, उन्होंने भारत पर धीरे धीरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के वाया कंट्रोल किया, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल किया। और मैं आपको बता दूं, यूरोपियंस ने शुरुआत में जम के हिंदुओं को पैटर्नाइज किया, हिंदुओं को समर्थन दिया। जब हिंदुओं को पैटर्नाइज करते रहे और फाइनली जब उन्होंने देखा कि 1857 के विद्रोह में, 1857 के रिवॉल्ट में हिंदुओं ने ही हमारी जड़ें उखाड़नी चाहिए, सारे हिंदू ही आपस में यूनाइट हुए। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये देखी कि ये हुआ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एक होके लड़े हैं। 1857 का रिवॉल्ट आई ओपनर था अंग्रेजों के लिए, जब उन्होंने देखा कि सभी हिंदुओं ने विद्रोह करके राजा किसे घोषित करना चाहा, बहादुर शाह टू, मुगल शासक को, इतनी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तब उन्होंने तय किया कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ये एक हो गए कहानी ख़त्म। तो उन्होंने डेलिबरेटली इनके बीच में डिवीजन क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट बिगिन किया। फिर धीरे धीरे अब उन्होंने उन मुस्लिम इंटेलिजेंशिया, उन मुस्लिम स्कॉलर्स, उन मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ को डोनेशंस, ग्रांट्स और प्रमोट करना शुरू किया जो थोड़े बहुत इंग्लिश की नॉलेज रखते थे और अंग्रेज़ों के साथ कंपैटिबल होकर चल सकते थे। सर सैयद अहमद खान ने रेवोल्यूशन किया। रेवोल्यूशन का अर्थ इस्लामिक जगत को उन्होंने भारत में अलीगढ़ मूवमेंट के वाया रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की और उनके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट करने की कोशिश की। इसके लिए अंग्रेज़ों ने उनकी मदद की। सर सैयद अहमद खान ये मानते थे कि अंग्रेज़ों को मुसलमानों को अगर आने वाले समय में नौकरियां बेहतर चाहिए, पॉलिटिक्स में अच्छी जगह चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करना है, मतलब अगर ये भारत आगे जाकर के एक मुल्क के रूप में आज़ाद होने वाला है और उस मुल्क में मुसलमानों को अपना भी कोई स्थान चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है और मॉडर्न सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनकी उसमें जगह हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये धार्मिक पढ़ाई को साथ लेकर के उसके साइंटिफिक मायनों को समझते हुए साइंटिफिक पढ़ाई भी करें, सेकुलर स्टडीज़ पर फोकस करें। तो उसी के तहत आज देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी है, वहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने चलाई। आई बात समझ में? तो इस तरह की मूवमेंट चलाई गई ताकि मुसलमानों को उनके अधिकार मिले। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में और हिंदू कम्युनिटी के बीच में कि एक के इंटरेस्ट अगर सर्व होते हैं तो दूसरे के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। और इसी के तहत 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया। भारतीय एक साथ खड़े हुए कि ये नहीं होगा, स्वदेशी मूवमेंट करके लॉर्ड कर्जन का डिसीजन बदलवाना था। उसी समय इस स्वदेशी मूवमेंट को काउंटर करने के लिए 1906 में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग बनवाई, मुस्लिम लीग क्रिएट की। क्यों? किसके काउंटर में खड़ी की? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्हें इस बात की टेंशन थी कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तेज़ी से पॉलिटिकली स्ट्रांग होती जा रही है और ये मेजॉरली रिप्रेजेंट करती है हिंदूज़ को। तो मुस्लिम्स को जाकर के उन्होंने पूछा कि आपकी पॉलिटिकल विंग कौन सा है, आपको बेनिफिट कहाँ से मिलेंगे? तो जवाब मिला कि कोई भी नहीं। तो फिर तब बनी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस धीरे धीरे एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। और फिर यहीं से कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ टू नेशन थ्योरी, यानी कि ये ब्रिटिशर्स ने बड़ी सफलता के साथ ये इस्टेब्लिश किया कि आप लोग सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे ही एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हैं, आप लोगों के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हैं। और कोई भी एक कम्युनिटी अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इंटरेस्ट तभी फुलफ़िल कर पाएगी अगर ये जो दो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं इन्हें अपने अपने डिफरेंट स्टेट मिले।
तो 2 नेशनैलिटीज़ आइडेंटिफाई की गई कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट नेशनैलिटीज़. द नेशनैलिटी 1 इज़ दैट इज़ द हिंदू नेशनैलिटी एंड नेशनैलिटी 2 इज़ द मुस्लिम नेशनैलिटी. तो उन्होंने कहा कि इंडिया कभी भी कोई एक नेशन तो है ही नहीं. इंडिया तो अलग अलग नेशनैलिटीज़ का एक मिला जुला सा क्षेत्र है. वो कहते हैं इंडिया में तो तमाम नेशनैलिटियाँ एग्जिस्ट करती हैं, नेशन की कोई भावना नहीं है इसमें. वो नेशनैलिटियाँ किसी एक लैंड पे इकट्ठे रह रही हैं, दैट्स ऑल. तो उसमें उन्होंने बताया कि ये 2 मेजर नेशनैलिटी हैं, हिंदू नेशनैलिटी, मुस्लिम नेशनैलिटी. और ये हर नेशनैलिटी अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इंटरेस्ट को तभी सर्व कर पाएगी अगर दोनों नेशनैलिटी को अपने अपने डिस्टिंक्ट स्टेट मिलते हैं, मुस्लिम स्टेट एंड द हिंदू स्टेट. तो 2 नेशन थ्योरी. ऐसे में अगर जो महात्मा गांधी का कहना था, जो बाल गंगाधर तिलक का कहना था, जो विपिन चंद्रपाल का कहना था, जो लाला लाजपत राय का कहना था, आगे फिर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन सब का जो कहना था वो यही था कि हम एक नेशन हैं और उसका एक ही स्टेट बनेगा, द इंडियन स्टेट. तो उसमें अंग्रेज कामयाब हुए समझाने में कि अगर वो एक कॉमन नेशन बना और उसके बेस पे एक कॉमन स्टेट बना, वो कॉमन नेशन कहने को ही कॉमन होगा बट वो अल्टीमेटली डोमिनेट होगा बाय हिंदूज़. तो वो नाम का ही कॉमन नेशन होगा बट वो होगा एक तरह का हिंदू नेशन. और फिर उस नेशन की पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशन और पर्सोनल भी हिंदू ही होंगे मेजॉरली, हिंदू कल्चर से ओरिएंटेड ही पॉलिसी. तो वो एक तरह का हिंदू स्टेट होगा. उसमें फिर मुस्लिम नेशनैलिटी अपने इंटरेस्ट सर्व करा सकती तो करा लेना जाके. तो ये चीज़ जो है मुस्लिम लीग ने इस इशू को उठाया. मोहम्मद अली जिन्ना इसके पैरोकार बने और मजबूती से उन्होंने इस पक्ष को उठाया. 1940 में लाहौर सेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने मजबूती से ये पाकिस्तान की मांग रख दी. आई बात समझ में? तो पाकिस्तान क्रिएट होने की बात हुई. मतलब भारतीय यूनिटी को कमज़ोर करने के लिए, अपने इम्पीरियल कॉलोनियल रूल को मजबूत बनाने के लिए, इंडियंस को डिवाइड करने के लिए जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने अपनाया, उसने सही मायने में जो 2 कम्युनिटीज़ अपने रिलीजियस डोमेन तक सीमित थी, उनके सेपरेट इंटरेस्ट उन्हें आइडेंटिफाई करा दिए और ये रियलाइज़ करा दिया कि किसी भी एक कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले सारे लोगों के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं और 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट ही नहीं, डाइवर्जेंट होते हैं. और वो डिफरेंट डाइवर्जेंट ही नहीं, इनफैक्ट इनकम्पैटिबल, वायलेंट और एंटागनिस्ट होते हैं. इसके लिए दोनों एक म्यान में 2 तलवारें तो रह ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और इसके तहत वायलेंस हुए. मुस्लिम समाज की तरफ से जो कट्टर मुस्लिम फैक्शंस हैं और हिंदू समाज की तरफ से जो कट्टर हिंदू फैक्शंस थे, इन्होंने ज़बरदस्त वायलेंस क्रिएट किए. और भारत में लगातार, मैं आपको बता दूं कि धर्म के आधार पर वायलेंसेस हुई हैं आज़ादी के बहुत समय पहले से ही. और आज़ादी जब हुई तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2 लाख लोग मरे हैं धार्मिक दंगों में. 60 लाख मुस्लिम अपने घरों से बेघर हुए और 45 लाख सिख और हिंदू अपने घरों से बेघर हुए. तो 60 और 45 को ऐड कर लेना, लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, घरों से बेघर. इतनी बड़ी आबादी, 2 लाख तो मर ही गए. और हम वर्ल्ड वार 1-2 का जिक्र करते रहते हैं, इंडियन पार्टीशन का कोई जिक्र ही नहीं, जिस पार्टीशन ने करोड़ से ज़्यादा लोग निकल लिए जो आज तक सेटल नहीं हो पाए. तो इट हैपन. आई बात समझ में? इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया ने ये ऑप्शन रखा कि जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं वह भारत में ही रहेंगे. जानते हो क्यों? अगर ये नॉर्म रूल पास कर दिया जाता कि अब क्योंकि पाकिस्तान मिल रहा है और सभी मुस्लिम सब पाकिस्तान जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, स्टेट ये इंश्योर करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर होता कि अगर वो मुस्लिम स्टेट है तो अब इंडिया हिंदू स्टेट हो गया है. और हमारे फ्रीडम फाइटर ने पूरी तरह इंश्योर किया कि नहीं, इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है. इंडिया कॉम्पोजिट कल्चर पर बेस्ड एक नेशन है और उसी नेशन का एक स्टेट है. इसमें प्रत्येक नागरिक किसी भी पंथ धर्म की मान्यता की पालना करते हुए समान स्तर का नागरिक है. उसकी समानता है और राज्य पूरी तरह से वचनबद्ध है प्रत्येक नागरिक को संरक्षण देने के लिए. स्टेट इज़ कम्प्लीटली, यू कैन से, ऑब्लाइज्ड to protect each and every individual of its country, of its nation, practicing different religion, different culture. Okay? तो that is the concept. तो तभी वो फिर जितने मुस्लिम भारत में हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट मेन एलिमेंट इज कि those elite sections of the Muslim communities एक लंबे समय से ही जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरोपियंस
भारत में एक नई सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, नए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नया सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं, नया सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको न्यू लैंग्वेजेस, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, लॉ, न्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स सीखना पड़ेगा। और ऐसे में ये यूरोपियन इस तरह का एक मॉडर्न स्टेट बना करके छोड़ के जाएंगे जिसमें आपके इंटरेस्ट तभी पूर्ण फुलफिल हो पाएंगे अगर आप इन सारी चीज़ों में अपनी प्लेस, अपनी स्पेस इंश्योर कर पाएँ। तो ये महसूस किया गया कि पुराने समय से, पिछले 600 वर्षों से जो एक विरोध का भाव बना हुआ है, वो विरोध के भाव को एलीट सेक्शन जो ऑफ द सोसाइटी है, एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो एलीट सेक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी, एलीट सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, एलीट सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी से इसी बात पर भिड़ता और लड़ता रहा कि जो राष्ट्र ये बनेगा, जो ये स्टेट बनेगा, उसमें बराबर का अधिकार मुसलमानों को मिल पाएगा नहीं, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन की भावना चूक गई, इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन की भावना चूक गई। इसीलिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं आज़ादी की लड़ाई के पहले, जब उन एलीट मुस्लिम लीडर्स की कमांड पर जो मुस्लिम समाज है उसने उन आंदोलनों में, उन प्रोग्राम्स में, उन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जिनमें ऐसा कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करते तो आज़ादी की लड़ाई में उन्हें भागीदार माना जाता। और इसी चीज़ को तर्क मान करके आज की डेट में जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि दे आर नॉन पैट्रियाटिक, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्र की आज़ादी के लिए कोई भागीदारी नहीं निभाई है, ये आज़ाद भारत में इनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं और आज़ाद भारत के बाद भी इनका जुड़ाव भारत के साथ नहीं है, वो इस नोशन को प्रमोट करते रहते हैं। ओवरऑल मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एज़ कम्पेयर टू हिंदू सोसाइटी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टाइमली अडेप्शन हो गया लैंग्वेज का, टाइमली अडेप्शन हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स का, टाइमली अडेप्ट कर लिया उन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी के साथ। मुस्लिम्स उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे, उतनी टाइमली नहीं हो पाया, और इसमें चूक रही है द एलीट मुस्लिम लीडर्स। एक तो उतने सक्रिय लीडर्स नहीं थे उनमें, उतने एक्टिव, और दूसरी तरफ जो थे उनमें से काफ़ी लीडर ऐसे थे जो कट्टरता को बढ़ा रहे थे, कट्टरवाद को बढ़ा रहे थे। कुछ ही थे जो उनके अंदर वैज्ञानिक विकास करना चाह रहे थे, बाकी कट्टरता पर ज़्यादा बल दे रहे थे। उनका मेन एजेंडा ये नहीं था कि मुस्लिम्स को एनरिच किया जाए, उनका मेन एजेंडा ये था कि इस रिसोर्स से और इस कंपटीशन से हिंदू को एलिमिनेट किया जाए, उन्हें बाहर किया जाए, हमें तो जगह खुद ही मिल जाएगी, हमारी पोजीशन खुद ही इंश्योर हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे ऐसे कैंपेन थे जिससे उन एलीट लीडर्स ने प्रयास किया कि ये कम्युनिटी जुड़े ना। इसकी वजह से एक वैमनस्य का भाव आया, इसकी वजह से कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए वो नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं, गांधी ने इस इंटीग्रेशन के बहुत प्रयास किए। इंटीग्रेशन ही इम्पॉर्टेंट थी जिसकी वजह से गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इंटीग्रेशन ही इम्पॉर्टेंट थी जिसके लिए मौलाना कलाम आज़ाद को बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई, ये पोर्ट्रे करने के लिए, ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि किस तरह से हमारी कांग्रेस वर्क करती है और देश कैसे काम करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन के एलिमेंट्स पर बात की गई हमेशा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश की कि हम सारी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी बन कर के आएँ। चाहे वो सिखों की मूवमेंट हुई महंतों से गुरुद्वारा खाली कराने की, चाहे वो चाबियों के मोर्चे थे, चाहे अंग्रेज़ों के और महंतों के आपस में मिले जुले प्रयास थे मैसेकर करने के सिखों के, कांग्रेस ने उन चीज़ों में भाग लिया। चाहे वो जैतों का मोर्चा था, नेहरू उसी में अरेस्ट हुए थे, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। चाहे वो गल्लू करे हुए, उसके बाद गांधी ने मौन किया उन चीज़ों के ऊपर। तो हर अलग अलग धर्म विशेष से जुड़ी हुई गतिविधियों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश की कि स्टैंड ले, लेकिन जितनी स्टैंडिंग वो अपने कोर सपोर्टर्स के फेवर में, जैसे अब देख लीजिए देश ही डोमिनेंट हिंदू था उस समय, फिर मेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स वर द उत्तर प्रदेश वाज द सेंटर, मध्य प्रदेश वाज द सेंटर, बंगाल वाज द सेंटर, महाराष्ट्र वाज द सेंटर, पंजाब वाज द सेंटर, दे वर द मेन लैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर्स। तो ऐसे में द मेन कंट्रीब्यूशन मेड बाय दैट कम्युनिटी, क्योंकि नंबर में वो बहुत ओवरवेलमिंग है, तो ऐसा लगता प्रतीत होता था हमेशा ही कि दिस इज़ द